ये सिक्स हाउस तक रिलेटेड कोई भी मैटर आपको पूछना हो, यानी फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स हाउस तक जो आप पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सेवेंथ हाउस की तरफ। नीता जी, विष्णु जी, मनोज जी, किसी को? सर हाउस स्पेसिफिक तो नहीं है, मतलब पर या इसी से रिलेटेड पूछेंगे तो ज्यादा हाँ नहीं कन्वीनियंट नहीं, रहेगा ना, क्योंकि रूल्स मतलब आपको पता है। हाउसेस किसी स्पेसिफिक हाउस से नहीं, जनरल हाउस से ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन था। हम्म। सर ये जब हम प्लैनेट की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो लगभग उसकी फैमिली के सभी जो भी नक्षत्र लॉर्ड है, कसपल सब लॉर्ड है, प्लैनेट है, उन हम्म। सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, यूज है। हम्म। जब हम हाउस पढ़ रहे हैं तो भी उसके साइन लॉर्ड का, कसपल सब लॉर्ड का सिग्निफिकेंस है, यूज है। हम्म। पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि हाउस के नक्षत्र लॉर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। हाउस के नक्षत्र लॉर्ड का प्रभाव होता क्या है कि हाउस जो है, कोई भी एक भाव, उसका विस्तार नॉर्मली वैदिक के हिसाब से हम देखते हैं तो 30 डिग्री माना जाता है, क्योंकि एक राशि में एक भाव होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति ज्योतिष प्लेसिडियस सिस्टम पे है। प्लेसिडियस सिस्टम में होता क्या है कि वो भाव आरंभ लेता है, यानी कोई हाउस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब स्टार्ट होने से ये होगा कि जैसे एक लग्न लगभग 2 घंटे का होता है, मान के चलिए कोई भी एक लग्न 2 घंटे का होता है, जैसे 24 घंटे का दिन है तो 12 लग्न होते हैं। कुछ कम भी होते हैं, कुछ ज्यादा भी होते हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक यदि मेष लग्न आ रहा है। ठीक है। तो 7 बजे की कुंडली बनाते हैं, मेष लग्न। 9 बजे की भी आप कुंडली बनाएंगे, मेष लग्न है। 8:30 बजे का भी बनाएंगे तो मेष लग्न है। यानी फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि आपको दिखाती रहेगी, सेकंड हाउस में 2 नंबर राशि दिखाती रहेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति ज्योतिष के द्वारा जब आप केपी कुंडली देखते हैं तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता जा रहा है, हाउसेस की डिग्री बढ़ती जाती है। हो सकता है 7 बजे 0 डिग्री या 1 डिग्री पे आपको फर्स्ट हाउस मिल जाए, और वहीं जब 8 बजे का बनाएंगे तो 14-15 डिग्री सब चला गया रहेगा। अब उसमें यदि कोई प्लेनेट 3 डिग्री का है, मान लीजिए 3 डिग्री का सूर्य फर्स्ट हाउस में है, मेष राशि में, तो वो आपको फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। यदि आपका फर्स्ट हाउस 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का है, या 3 डिग्री तक का भी है, मतलब सूर्य के डिग्री से कम है, तो वो फर्स्ट हाउस होगा। लेकिन जैसे ही आप आधे घंटे बाद का चार्ट बनाएंगे तो सूर्य मेष राशि में दिखाएगा, लेकिन रिजल्ट देने लगेगा 12th हाउस का। ठीक है। अब बात इसमें यह है कि जो टाइम की एक्यूरेसी है, यानी मिनट टू मिनट तक जाना है, उस मिनट टू मिनट में, यानी 12 राशि और जो 27 नक्षत्र है, इसके बाद 249 उप नक्षत्र हुए। तो जब नक्षत्रों को लेकर आप प्रिडिक्शन करेंगे तो एक्यूरेसी थोड़ी कम रहेगी किसी भी हाउस के। जैसे सिंपल आप समझिए, सेवेंथ हाउस में मंगल है। क्लियर? यानी वैदिक के पर्सपेक्टिव में आप कैसे किसी भी हाउस को जज करते हैं? वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मतलब देखना हो तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि उस हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसका लॉर्ड कहाँ पे है, शनि राहु केतु के द्वारा उसकी क्या स्थिति है, पाप प्रभाव, एफ्लिक्शन जो होता है, अस्त, ये सब आप देखते हैं, फिर आप जज करते हैं। अलग अलग वेरियस और पैमाने होते हैं, कई लोग फिर उसके बाद वर्ग कुंडलियों को देखते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने इसी चीज को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्रिएट किया कि किसी भी हाउस को जज करना है तो हम सिंपल तरीके से ये देखें कि वो हाउस किस राशि में, किस नक्षत्र में, और फिर नक्षत्र का जो छोटा पार्ट किया गया, यानी 27 नक्षत्रों का 249, तो वो किस उप नक्षत्र में है। यानी राशि को यदि आप एक शहर मान लेते हैं तो नक्षत्र आपका मोहल्ला हो गया और सबलॉर्ड आपका घर हो गया। क्लियर है? तो अब मान लीजिए नक्षत्र, यानी उस हाउस के नक्षत्र को पकड़ते हैं तो आपके मोहल्ले से रिलेटेड कुछ जानकारी मिलेगी। हो सकता है आपके मोहल्ले में आके कोई पूछे, कुछ लोग आपको जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है। लेकिन जब एग्जैक्ट आपका एड्रेस रहेगा, गूगल लोकेशन जो कि सबलॉर्ड है, तो मुझे लगता है कि कहीं एक आध बार हो सकता है डिलीवरी बॉय कहीं मिस करे, गली वली या अपडेट नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी उस आसपास की जगह तक आ ही जाएगा, या एग्जैक्ट आपकी जगह तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए सब लॉर्ड्स को, ये नक्षत्र को नहीं लेते हैं। दूसरी चीज आप एक और देखेंगे, केपी और बाकियों में जो अंतर होता है कि नॉर्मली किसी की कुंडली में आपने देखा कि सूर्य किसके नक्षत्र में है, अब सूर्य शनि के नक्षत्र में है, तो सिर्फ इस आधार पे, मतलब वैदिक ज्योतिष में जो लोग नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि कोई भी ग्रह या कोई भी भाव किस नक्षत्र में है, यानी नक्षत्र स्वामी को लेते हैं। ठीक है। जैसे में आप शनि इसमें नहीं हो, जैसे यही मान लीजिए मर्क्यूरी जो है वो राहु के नक्षत्र में है। ठीक है। ये सन जो है मार्स के नक्षत्र में दिखा रहा है, मार्स ना होके यहाँ पे राहु होता है। या फिर आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे आइए, हाउसेस की बात है तो हाउस में ही आते हैं। जैसे पहला भाव, ये हाउस, लेफ्ट माउस का पॉइंटर दिख रहा है ना आप लोगों को? जी जी जी। इसमें फर्स्ट हाउस जो है, ये मर्क्यूरी इसका साइन लॉर्ड है, यानी वर्गो, कन्या राशि का।
और इस पहले भाव का नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा, यानी पहले भाव किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा के। दूसरा भाव किसके नक्षत्र में है? राहु के। ठीक है। तीसरा भाव किसके नक्षत्र में है? शनि के। इस तरह से हर एक भावों का नक्षत्र दिया हुआ है। ठीक है। 10वां भाव जो राहु के नक्षत्र में है, तो सामान्यतः प्रिडिक्शन आप कैसे देखते हैं कि पहला भाव शनि के नक्षत्र में या राहु के या केतु के, तो सामान्यतः आप खराब मान लेते हैं, नहीं कि इसके नक्षत्र में चला गया ये तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, खराब देगा। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में कृष्णमूर्ति जी ने इस आधार पर इसको जज ही नहीं किया। या ग्रहों के हिसाब से हम देख लेते हैं, मान लीजिए यदि सूर्य राहु के नक्षत्र में होता या शनि के नक्षत्र में होता, तो सामान्यतः क्या हमारी परसेप्शन होती है कि सूर्य राहु के नक्षत्र में होना या शनि के नक्षत्र में होना, ये जो है ये क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। तो मतलब वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अशुभ ग्रह मान के कि अच्छा रिजल्ट नहीं देगा सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। केपी में ऐसा मतलब अशुभ अकारक इस टाइप की चीजों का इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ रहे हैं? योग कारक अकारक ये चीजें नहीं है, हाउसेस ही प्रधान है। सूर्य राहु के नक्षत्र में जाए या सूर्य स्वयं के नक्षत्र में हो, ये इस आधार पे कुछ भी जज नहीं हो सकता है कि ये रिजल्ट अच्छा है या खराब है। बात समझ रहे हैं? वो भले आपके वैदिक में वो जजमेंट का पॉइंट हो सकता है कि सूर्य शनि के नक्षत्र में है तो कैसा है, या राहु के नक्षत्र में है तो कैसा है, या सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में है तो कैसा है। यहाँ पे सिंपल मैटर है कि सूर्य किसी के भी नक्षत्र में हो, इससे कुछ भी क्लियर नहीं होगा जब तक हम उसके दिए जाने वाले रिजल्ट यानी हाउसेस को नहीं देखेंगे। क्लियर हुआ? तो इसलिए यहां पे हाउस का यानी किसी भी भाव का जो नक्षत्र है उस ग्रह का कोई महत्व नहीं है, वो जो हाउसेस का रिजल्ट दे रहा है। तो ये हम नक्षत्र कहाँ लेते हैं? ग्रहों में लेते हैं। जैसे सूर्य का नक्षत्र स्वामी शनि बना हुआ है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में इससे कोई मतलब नहीं है शनि किस हाउस का रिजल्ट दे रहा है, इस आधार पे हम सूर्य को जज करेंगे। जब हम भावों पर आते हैं 1 से लेकर 12 भाव, ये 12 भाव किस राशि में है या किस नक्षत्र में है इनका कोई मतलब नहीं है, वो किस उप नक्षत्र में है और वो क्या क्या रिजल्ट दे रहा है उससे मतलब है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम हाउस के नक्षत्र लॉर्ड का कहीं इस्तेमाल नहीं करते। मैं अब तक तो नहीं करता हूं, चाहे प्रिडिक्शन और आपके द्वारा ही दी हुई चीजों की, चूंकि वैसा रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट मुझे मिला भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? हो सकता है चीजें कहीं और हों रूल्स, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैं पूरा ही जान गया हूँ, सर्वज्ञ हूँ, लेकिन अब तक मिला नहीं है और ना उसको यूज करता हूँ अब तक। आपके क्लास में हम देखें तो 70 सुपर चार्ट पे डिस्कशन भी हुई है आप ही लोगों को ध्यान दिए हुए, तो कहीं ऐसा कुछ कमी भी उसकी महसूस नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मैं यूज इसीलिए पूछा सर कि हमने सब चीजों का यूज किया है। केवल उस एक नक्षत्र लॉर्ड को छोड़ के। हाँ, नक्षत्र लॉर्ड चूंकि एक, अब कई लोग ऐसा भी है जो केपी जैसे हैं और भी कई पद्धतियां हैं, तो चूंकि केपी के लिए टाइमिंग एक्यूरेट होना चाहिए, तब उसमें जैसे बीटीआर की सिस्टम नहीं है, वो फॉलो नहीं करते हैं, तब उस स्थिति में वो उस स्टार लॉर्ड को लेके काम करते हैं। जैसे हम सेवेंथ हाउस के रिजल्ट के लिए सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं, फर्स्ट हाउस के लिए पहले भाव का कस्प का सब लॉर्ड देखते हैं, तो वो लोग उसका नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं। तो उस आधार पे उनकी अपनी प्रिडिक्शंस हैं और रूल होंगे जो भी जैसे हो, तो उसमें क्या है 5 7 10 मिनट टाइम आगे पीछे भी हो तो कोई अंतर नॉर्मली पड़ने वाला नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो ये वो, रिजल्ट एक्यूरेसी थोड़ी कम आती होगी। हाँ। और ठीक है। देखिए डिपेंड ये करता है कि कोई भी पद्धति है, कोई विद्या खराब नहीं है, कोई भी पद्धति है वो खराब नहीं है, डिपेंड ये करता है कोई एस्ट्रोलॉजर को कितना नॉलेज है उस पद्धति में, वो कितने अंदर तक गया हुआ है, ये मैटर। क्योंकि हम ये ऐसा नहीं कर सकते कि अब लाल किताब में 2 घंटे तक कुंडली सेम ही रहेगी तो फिर उससे एक्यूरेसी नहीं आएगी। डिपेंड ये करेगा कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसमें कितना समय दिया है, किस तरीके से दिया है। नहीं, वैदिक में किसने कितना समय दिया है, कैसे उस चीज को कर रहा है। केपी में ही हो सकता है 5 साल समय दे दें और उस स्तर से ना दे, समय देने से थोड़ी होता है। आप समझ रहे हैं? हम्म। मुझे प्रैक्टिकल तरीके से ये लगता है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसमें केपी से सटीक रिजल्ट निकल के आते हैं, आप सही कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। करने वाले घटनाक्रम के लिए खास तौर पे क्या करना है, उस करने की जो प्लानिंग है, क्योंकि करने वाली चीजें हाउस से ही होंगी, ग्रहों के उसमें ऊंच नीच राशि या मित्र राशि या दृष्टि से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? किसी का बिजनेस कैसा रहेगा, ये जहां तक मेरी समझ और कुंडलियों में मैंने समझा है, वो कोई भी ग्रहों की युति या उसका उच्च राशि में होना या नीच राशि में होना, इन सब चीजों से कोई अंतर नहीं होगा। डिपेंड ये करेगा, क्योंकि बिजनेस है तो हाउसेस आपकी प्लानिंग किस प्रकार का रोल, समझ रहे हैं? ये मैटर है। तो हाउस जब ठीक। देखना है, क्योंकि कई लोग जो पिछले हमने क्लास में पढ़ा हाउस यूटिलाइजेशन का, कितना भी आप कर लो बिजनेस जिसमें नहीं है, मतलब कई ऐसे मारवाड़ी परिवार की भी कुंडली आई जो हमने देखा, उनका ये है राजस्थान जयपुर तरफ से, दिल्ली का भी 2 3 चार्ट था जिसमें उनकी पुश्तैनी बिजनेस है, समझ रहे हैं? अब वो बहुत अच्छा खासा करोड़ों का कारोबार, और जब पार्टिकुलर वो आदमी जब उस काम में आया, जब वो संभालना चालू किया, उसको लॉस पे लॉस होने लगी। रीजन क्या था? तो रीजन यही था कि उसकी कुंडली में सेवेंथ हाउस बिजनेस को और दशाएं बिजनेस को सपोर्टिव नहीं थी। अब जो चीजें सपोर्टिव नहीं है वो घटनाक्रम आपके साथ पॉजिटिव वे में नहीं होगा, उसके निगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब वो आदमी इस कंफ्यूजन में है कि हमारा पैतृक काम है, हमें इसे करना है,
और हमारी कुंडली ये बता रही है कि इसमें आपको लॉस होना है। अब लॉस मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद ही देख रहा है, पिछले 5 साल से 10 साल से उसका ऑब्जर्वेशन है। तो कुंडली में भी यानी केपी ने भी लॉस दिखाया और उसको लॉस हो भी रहा है। अब इस चीज को किसी भी चीज के तरीके से बदल नहीं सकते। वो लॉस उसके प्रॉफिट में नहीं हो सकता। अब क्या है, उसको बिजनेस चलाना ही है। अब उसके फैमिली मेंबर्स में देखेंगे कि जिसकी कुंडली में अच्छे बिजनेस के सपोर्टिव हाउसेज हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट यदि होती है तो ये बेटर पोजीशन हो सकता है। बाकी उसके लिए हम ये सोचें कि कुछ भी आप उपाय कर दो, यदि बिजनेस से रिलेटेड अच्छे हाउसेज 2, 7, 10, 11 नहीं है, तो फिर उसको प्रॉफिट होना नहीं है। हम्म। तो ये हाउसेज के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी काफी सटीक लगती है। हाउसेज के बारे में प्रिडिक्शन करने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए ये सबसे सटीक है। एक ठीक है। व्यक्ति मुंबई का, मैंने साथ में उनका चार्ट भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, किसी क्लास में डिस्कशन हुई थी उनका। कोरोना के आसपास में दवा का उन्होंने खोला, दवा की दुकान। पहले जिम चलता था, जिम के साथ साथ उन्होंने दवा की दुकान खोली। फिर क्या उनके दिमाग में आया कि कॉन्ट्रैक्ट लेके पेंट उंट का, इंटीरियर का जो काम है वो कराने का। जिम जो है वो भी बंद हो गया, दवा की दुकान भी बंद हो गई, और इसमें ह्यूज लॉस हो गया। जो पेंटिंग वाला काम था, लाखों में रुपए फंस गए। मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने ये पूछा कि आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा या कैसे आपने डिसीजन लिया। तो किसी ने उनको बताया कि तुम ये जो काम कर रहे हो ना, दवा का, ये प्रोडक्ट सेल करने वाला है, इसको ना करके सर्विसेज वाली करो। जैसे जिम है, सर्विसेज दी जा रही है, वैसे ही पेंट उंट करना है, पेंटिंग का है, तो ये भी सर्विसेज वाली काम है, इसको आप करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब आप ये समझिए कि मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा सोचने और समझने वाली बात है। बिजनेस जो आप सर्विसेज वाली दे रहे हैं, उसके अप्रोच, उसका अप्रोच क्या है, कैसे उस काम को वो किया जा रहा है। दवा नॉर्मली आप खरीदने जाते हैं, उधार नहीं मिलता है। मतलब जान पहचान उस तरह से ना हो तो पैसा दीजिए, सामान लीजिए, अदरवाइज वो नहीं होगा, नहीं देगा। लेकिन जो आपकी ये सारे काम है, कंस्ट्रक्शन का वर्क है, पेंटिंग का वर्क है, उसमें काम होने के बाद लोग पैसा देते हैं। आपको जो टोकन अमाउंट एडवांस मिल गया, आपने 2 लाख का कोई काम लिया, ऐसा थोड़ी है कि पेंट करने से पहले आपको कोई 2 लाख रुपए दे देगा, आप लेके गायब हो जाएंगे, वो कहाँ खोजता रहेगा। ऐसे ही होता है ना, काम करते जाइए, होता जाएगा। अब उन्होंने बोला सर एग्जैक्टली यही प्रोसेस है, काम होता है। काम शुरू में हमें कुछ टोकन अमाउंट मिल गया, काम हमने चालू किया। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप काम आओ फर्स्ट डे, काम चालू करो, उस दिन हम देंगे। ऐसा भी होता है, फर्स्ट डे वो काम किए, 5% 10% जो मिलना है मिला, काम होता रहा। पूरा काम जैसे बढ़ता गया आगे, क्लाइंट ने बाद का 25% रोक दिया पैसा, या 20%, जो भी है, जिस तरह से 2 लाख का काम मान लो 50,000 रोक दिया कि जब आप काम फाइनल करोगे तब हम देंगे। पता चले काम फाइनल हो गया और वहीं पैसा फंस गया। इस तरह से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूं। ऐसे इनकी चीजें बहुत फंस गए। मैंने बोला आपको जिसने भी सजेस्ट किया होगा, वो आपके काम का जो जिस तरह से मार्केट में नेचर है, वो उस चीज को नहीं समझ सका। दवा का काम, मैंने ये बोला कि क्या दवा की दुकान आपकी ने जो बंद किया, क्यों बंद किया? क्या दवा की दुकान में सेल नहीं थी? तो नहीं, सेल बहुत थी, मैं समय नहीं दे पा रहा था, और अल्टीमेट उसको बंद कर देना पड़ा, लॉस होने लगा। आदमी के भरोसे काम होगा? आदमी का भरोसे यूं आपका नियंत्रण होना चाहिए। बिजनेस पे नियंत्रण का मतलब ये नहीं होता है कि आप दुकान पे बैठे हैं तो ही है। आप कहीं रहे, बिजनेस पे आपका नियंत्रण हो कि क्या हो रहा है, कितना माल है, नहीं है, सब देखते हुए किसी एक को रेस्पॉन्सिबल बनाइए, फिर जाके काम हुआ। काम बढ़ाना है तो ऐसे थोड़ी कि आप अकेले एक दुकान पे बैठे रहेंगे तो काम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दुकान कोई नहीं संभाल पाएगा तो एक फैक्ट्री कैसे संभालेगा? तो जो कि नियंत्रण इन्होंने खो दिया, और अल्टीमेट स्टाफ को तो सैलरी से मतलब है, काम बंद हो गया। तो काम के नेचर को यानी हाउसेस को समझना जरूरी है। दवा की दुकान ये भी बिजनेस है, पेंट वाला है वो भी बिजनेस है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडिंग वाला है। उसमें पैसा बाद में मिलना है, बाद वाला काम नहीं चल रहा है। दवा में, सर्जिकल आइटम्स, मेडिकल फील्ड में नॉर्मली उधार नहीं मिलता है, डॉक्टर पहले पैसा लेगा फिर काम करता है। दवा दुकान भी वैसे ही होती है। तो ये हाउसेस के जो मैटर हैं, ये कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत सटीक तरीके से डील करती है। क्लियर हुआ? और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। हम्म। जैसे सर, लग्न कुंडली में जैसे हमारा ही है, मान लेते हैं अपना ही ले लेते हैं। हम्म। लग्न कुंडली में जो गुरु हैं वो सेकंड हाउस में है, हम्म। और भाव चलित में फर्स्ट हाउस में आ जा रहे हैं। हम्म। तो जो लग्न कुंडली के हिसाब से जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो त्रिकोण बताए गए हैं, उसके हिसाब से जो नेचर बताया गया है, वो हम्म। सब कॉन्सेप्ट तो टैली नहीं करेगा ना सर फिर इससे तो। किसी भी भाव के लिए गुरु किस हाउस में है उससे मत जाइए। भाव से संबंधित रिजल्ट के लिए हमें भाव के सबलॉर्ड को जज करना पड़ेगा।
नहीं नहीं, वो तो केपी में वैसा ही होना है, तो केपी का देखेंगे ही ना कि बात क्या हम क्या। कर रहे हैं ना, हम लोग केपी जी ही सीख रहे हैं ना, तो केपी पे ही जी। जाएंगे। आपके फर्स्ट हाउस में गुरु है, राहु है, उससे फर्स्ट हाउस का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट हाउस की इंफॉर्मेशन उसके कसपल सबलॉर्ड के द्वारा मिलेगी। जी क्लियर बात यहाँ पे समझिए। सब चीजों को एक साथ मिला दीजिएगा, वो घालमेल हो जाएगा। वो आप वैदिक पढ़ेंगे तो वैदिक में भले वहां से निकलेगा कि फर्स्ट में राहु है, ये गुरु है, तो लाखों दोषों का समन करेगा, भले उससे कुछ नहीं होना। सैकड़ों हाँ, कुंडली बताते हैं ना, निकल चुकी हैं, और मैं कई पांचवी वीडियो भी दृष्टि, बना के सातवीं डाल दृष्टि, चुका हूँ। नौवीं दृष्टि। हाँ हाँ, वही दृष्टि। बता रहा हूँ, और उससे तो होना वो भी चाहिए। दृष्टियों तो दृष्टियों का कॉन्सेप्ट मतलब वो इस पे सूट नहीं करेगा फिर। सबको एक साथ मिलाएंगे उससे कुछ नहीं निकलेगा। वैदिक में, चूंकि वैदिक जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, उसमें जो वर्ग कुंडलियां हैं उसका पूरा अध्ययन नहीं जी करेंगे, उन सब जी चीजों जी। का, तब तक उसके कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सीधा आपका ये क्वेश्चन है कि किसी के भी फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट है तो उसके फर्स्ट हाउस का रिजल्ट पे क्या प्रभाव होगा, तो फर्स्ट हाउस केपी में यही कहता है कि उसके कसपल सबलॉर्ड को देखिए, वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। ये रूल है, इसी पे फोकस्ड रहना है। जैसे सर, अगर फर्स्ट हाउस से हम किसी का नेचर देखते हैं ना सर, नेचर, फिजिकल फर्स्ट हाउस अपीयरेंस, के कसपल सबलॉर्ड से देखते हैं। कस्पल सबलॉर्ड से देखेंगे, हम्म। उसमें जो बैठा है प्लेनेट उससे कोई ना, मतलब नहीं है। उस पे नहीं जाना है। उसका जो सबलॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग नेचर होगा। बस बस। हम्म, सही है सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन था तो हमने सोचा क्लियर कर नहीं लें। नहीं, ऐसे ही क्लियर। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मुकेश जी, नितेश जी, क्लियर है आपका, त्रिपाठी जी? चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं।